अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना हुआ है। तो ये तो न्यूज है। तो इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि इस इनके जो राजा महेंद्र प्रताप के वंशज हैं उनको कि जमीन दोबारा हमें पुनः दिया जाए। तो इन्होंने बोला है कि नहीं, हम कुछ जमीन तो वापस लेंगे और अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके उनके जो जमीन दाता राजा महेंद्र प्रताप हैं उनके नाम पे किया जाए, ये डिमांड है। ये तो न्यूज हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। इस समय उसका नाम था मोहम्मडन ओरिएंटल लैंग्वेज स्कूल। मोहम्मडन ओरिएंटल लैंग्वेज स्कूल नाम से इन्होंने इस संस्था की स्थापना 1875 में किया था, सर सैयद अहमद खान। और 1920 में इसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये सब याद रखना है आपको रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने हाल फिलहाल में इंडिया में जो टेरी की एक मीटिंग हो रही थी न्यू दिल्ली में, उसमें इंडिया को इन्होंने बोला था कि इंडिया को कोल एनर्जी से शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी और इस तरह के जो पॉल्यूशन लेस एनर्जी होते हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। यह उनका यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस का बयान था। और फिर यूएन के हेडक्वार्टर में जाके उन्होंने WMO को जो वार्षिक रिपोर्ट होता है उसके पब्लिकेशन के टाइम पे उन्होंने भी एक बयान दिया कि इंडिया को अपना एमिशन 2030 तक 45% कम कर देना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल एमिशन होते हैं इंडस्ट्रियल, उसको 2030 तक 45% करने का बात यूएन जनरल सेक्रेटरी ने कहा है। इसी से एक आर्टिकल रिलेटेड है कि इस तरह के जो बयान दिया जा रहा है वो इंडिया के जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ एक जो बेरोजगारी है, जो कि गरीबी है, हमेशा बना रहता है बेरोजगारी की वजह से, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। और इसी आर्टिकल में भी कहा गया है कि वर्ल्ड के जो टोटल जो पॉल्यूशन है उसमें से डेवलप कंट्रीज का योगदान ज़्यादा है और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री का योगदान कम है। तो डेवलप कंट्रीज को एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन को कटौती करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये आर्टिकल में आ जाया हुआ है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WMO। तो ये जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का न्यूज है, हरसिमरत कौर जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रही है अभी तक मोदी गवर्नमेंट में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन किया है, हरसिमरत कौर। तो क्यों किया है? तो अभी हाल फिलहाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कृषि पर आधारित 2 कानून लाए हैं, जिसमें कि APMC, एग्रो प्रोड्यूस मार्केट कमीशन का जो मार्केट होता है जिसको हम कृषि मंडी बोलते हैं, तो उससे एक्चुअली कृषि उत्पादों को इसी मंडी में बेचना होता है। अभी तक कृषकों के लिए प्रावधान था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है कि अभी ऐसा कर रही है कि कृषक को ये बोला जा रहा है कि कहीं भी आप सामान बेच सकते हो, APMC के अलावा दूसरे जगह भी मार्केट में बेच सकते हो, इवन आउट ऑफ स्टेट भी आप बेच सकते हो। ऐसा बिल लाया गया, ऐसा एक्ट लाया गया है। तो इसी का विरोध पंजाब और हरियाणा में काफी हो रहा है। इससे बोला जा रहा है कि इससे किसानों को एक तरह से बड़े बड़े जो औद्योगिक कंपनियां हैं वो अपने इन कृषकों से सामान खरीद लेगी और कृषकों को कम भुगतान करा जाएगा। और जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वो भी धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा विरोधियों का आरोप है। तो इस पे पंजाब और हरियाणा में काफी विरोध हो रहा है। तो उसी विरोध को देखते हुए अकाली दल के जो नेता हैं हरसिमरत कौर जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने भी रिजाइन किया है इस बिल के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में। तो ये तो न्यूज हो गया, ये न्यूज आपको ध्यान रखना है। अब MSP का पहले ही वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ कि MSP कैसे डिसाइड होता है। तो CACP एक कमीशन होता है जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करती है और यूनियन गवर्नमेंट की जो फूड मिनिस्ट्री है वो इसको डिक्लेयर करती है MSP। तो अभी भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका आंसर है 22।
22 फसलों की न्यूनतम एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है सीएसीपी के रिकमेंडेशन के बेस पे। आज का अगला न्यूज है कि हैदराबाद लिबरेशन डे के सेलिब्रेशन कोविड-19 के वजह से थोड़ा फीका रहा, ये न्यूज है। और राजनीतिक दलों ने थोड़ा कम समारोह में थोड़ी कम उपस्थिति दर्ज की और हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया गया। तो हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को हर एक साल हैदराबाद लिबरेशन डे, हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो भाई तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद जो एक उस समय की एक देसी रियासत हुआ करता था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसको अपने कंट्री में मिला लिया गया था 17 सितंबर 1948 को। अब इसकी थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड जान लेंगे। तो जब ये इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय देश में 565 छोटे छोटे देसी रियासत थे, मतलब छोटे छोटे राजाओं के द्वारा शासन किया गया राज्य 565 था। तो उसमें से 562 ने तत्काल ही जैसे इंडिया स्वतंत्र हुआ तो इंडियन जो स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट के स्टेट है, जिसको उसमें शामिल होने का फैसला किया, एक राष्ट्र। और 3 ऐसे देसी रियासत रह गए थे जिन्होंने शामिल होने का फैसला नहीं किया, उसमें से हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ 3 थे। तो इसी हैदराबाद को शामिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस आर्म फोर्सेस को वहां भेजा था और उसके बाद वहां के निजाम को हरा के 17 सितंबर को इस यूनियन में शामिल कर लिया। तो इसी उपलक्ष्य में 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाता है। आज का अगला जो न्यूज इसी से रिलेटेड है कि हैदराबाद में के निजाम उस्मान अली खान, उसमें के निजाम थे, उनको परास्त करके इंडियन आर्म फोर्सेस ने हैदराबाद को भारतीय स्टेट में शामिल किया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? सशस्त्र बल, जो भारतीय सशस्त्र बल का कौन सा ऑपरेशन था जिसके द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया? वह है पोलो, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था हैदराबाद को लिबरेट करने के लिए। आज का अगला न्यूज है कि 18 क्षेत्रीय पार्टियां ने जीएसटी जो बकाया चल रहा है, जो राज्यों को केंद्र से जीएसटी जो बकाया देने थे लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो उसके विरोध में 8 रीजनल पार्टियां ने पार्लियामेंट के सामने अपना विरोध दर्ज किया है। ये तो न्यूज हो गया। अब इसी से रिलेटेड है कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी जो पूरा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, जो संगठन है, उसके सबसे अपेक्स बॉडी है। तो इतने रिलेटेड इनपुट्स हैं। और एक साथ में साथ उस जीएसटी एक्ट में भी एग्री हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि 2017 से लेकर 2022 तक 5 वर्षों तक राज्य को किसी भी तरह से कमी जो जीएसटी कलेक्शन होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो यही कमी क्षतिपूर्ति नहीं की रही है तो इसका ही विरोध पार्टियां कर रही है। ये सारे न्यूज और इनपुट्स हैं जीएसटी से बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी से थोड़ा रिलेटेड एक क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो राष्ट्रीय दल भारत में भी 8 है। इंडिया में टोटल अभी 8 राष्ट्रीय दल है। आज का अगला न्यूज है कि जो कोविड-19 की वजह से जो मेट्रो ट्रेन का ऑपरेशन बंद हुआ है, उसकी वजह से 5 देश के 5 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जो टोटल लॉस है वो 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये तो न्यूज है, इकोनॉमिक न्यूज। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला रेलवे कहाँ चलाया गया था? पहला रेलवे 1984 में मेट्रो रेलवे पहली बार 1984 में कोलकाता में शुरू किया गया इंडिया में। और एक और क्वेश्चन है कि अभी भारतीय शहरों में कितने शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो वो है 21। भारत के 21 शहरों में भी मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। आज का अगला न्यूज है कि इंडिया और पाकिस्तान सार्क मीट में अटेंड करेंगे। इंडिया के जो जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी, उन दोनों के बीच में 24 सितंबर को वार्ता होने का चांस है सार्क समिट में। तो अब इसी से रिलेटेड है कि सार्क क्या है? तो सार्क से संबंधित सारे विकल्प, जैसे इसका मुख्यालय काठमांडू में है, इसकी स्थापना ढाका में 1950 में हुई थी। इसके सदस्य देश 8 हैं। 8 कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सारे सही है। आज का अगला न्यूज है कि
इंडिया में जो पेट्रोल का डिमांड है, कोविड चालू होने से पहले का जो डिमांड था, अभी उसी स्तर पे पेट्रोल का डिमांड आ गया है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो अपने पटरी पर लौट रही है। तो ये तो न्यूज हो गया है। इसी से रिलेटेड हमने उठाया है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश कौन है। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और इंडिया का पोजीशन 3rd है। सेकंड नंबर पे चाइना है और इंडिया 3rd है, तीसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर। आज का खेल से न्यूज है कि जो पी हरि कृष्णा, जो इंडिया के चेस प्लेयर हैं, वो 5वें पोजीशन में पहुंच गए। एक टूर्नामेंट चल रहा है, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट। इसी टूर्नामेंट में जीत हार के पॉइंट के लिहाज से पहले पोजीशन पे मैग्नस कार्लसन है, जो कि विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर भी हैं और ये नॉर्वे से आते हैं। ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें पी हरि कृष्णा इंडिया के हैं, जो अभी 5वें पदान पे चल रहे हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन है कि शतरंज का में भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था। एक्चुअली GM ग्रैंड मास्टर एक टाइटल है जो कि शतरंज प्लेयर को दिया जाता है, जो विश्व के जो फीडे जो कि शतरंज के ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, वो ग्रैंड मास्टर टाइटल देती है विश्व के शतरंज प्लेयर को। तो सबसे पहले कौन सा भारतीय है जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था, वह है विश्वनाथन आनंद। इनको 1986 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आंसर दिए हुए हैं हमने, और इसी तरह से करंट अफेयर्स और रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स उसके साथ साथ जुड़े हुए ट्रेडिशनल GS। थैंक्स।